रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम BSN फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट 2 पढ़ रहे हैं। हेल्थ असेसमेंट 2 में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो हेल्थ असेसमेंट 2 के यूनिट 2 यानी कि असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस एंड नर्वस सिस्टम पे है, यानी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, जो कि यूनिट 2 है। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्रिफा अजहर में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। असेसमेंट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की असेसमेंट की अगर बात हो जाए तो आप लोगों को यूँ ही समझ आ जाती है कि इसमें हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो जितने भी हमारे सेंसरी और मोटर एक्शंस होते हैं उनकी असेसमेंट करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये जो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो दी गई है, 5 चीज़ें यहाँ पे दी गई है, अगर आपको ये 5 चीज़ें याद हो कि अगर हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की असेसमेंट करेंगे तो पहले हम मेंटल स्टेटस को देखेंगे, फिर क्रेनियल नर्व से रिलेटेड हम देखेंगे, फिर हम रिफ्लेक्स एक्शन की टेस्ट करेंगे, फिर हम मोटर सिस्टम की असेसमेंट करेंगे और फिर सेंसरी सिस्टम की असेसमेंट करेंगे। तो अगर ये 5 चीज़ें आपको याद है तो फिर आप किसी भी पेशेंट की अगर आपने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करनी है तो आप आसानी से कर सकते हैं, आप उससे आसानी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपने याद रखनी है फिंगर टिप्स पे। तो लिखा है ए कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप। हमारे साथ जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है वो 5 स्टेप पे कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करनी है कि पेशेंट जो है उसका मेंटल स्टेटस किस तरह है, यानी उसका माइंड जो है वो काम कर रहा है या नहीं। उसकी ओरिएंटेशन हम देखेंगे कि उसको चीज़ों की खबर है या नहीं, कि वो किस जगह में मौजूद है, टाइम अभी कितना हुआ है, ये कौन सा प्लेस है, सिचुएशन क्या है, ये चीज़ें उसको पता है या नहीं। इसके बाद उसकी जो क्रेनियल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स मींस कि वो नर्व्स जो डायरेक्टली ब्रेन से राइज हुए हैं, इन नर्व्स को हम कहते हैं कि क्रेनियल नर्व्स। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स है इनकी इनर्वेशन जो है वो किस किस एरिया पे होती है, ये पहले आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि अगर वेगस नर्व है तो वो किस एरिया को सप्लाई करती है, अगर हमारे साथ ऑप्टिक नर्व है, अगर वेस्टिब्यूलो खोकलियर नर्व है तो इनका फंक्शन क्या है। तो इसके बाद आप लोग इन चीज़ों को देखेंगे कि अगर वेस्टिब्यूलो खोकलियर नर्व है तो पेशेंट जो है इसकी वेस्टिब्यूलो खोकलियर नर्व अगर बिल्कुल ठीक होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो पेशेंट को हियरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके बॉडी के बैलेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पेशेंट के बॉडी के बैलेंस में प्रॉब्लम नज़र आ रही है या फिर उसके हियरिंग में प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप समझ जाते हैं कि पेशेंट के वेस्टिब्यूलो खोकलियर नर्व जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जो है वो आ गई है। इसके बाद आप रिफ्लेक्स टेस्टिंग करते हो कि पेशेंट जो है वो किसी भी जो है स्टिमुलस के लिए किस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, उसके जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये कैसे है, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ये चीज़ें देखेंगे। मोटर असेसमेंट देखेंगे कि ब्रेन से जो सप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई सेंसरी जो है कोई भी सेंसरी जो असेसमेंट है, यानी सेंसरी असेसमेंट पहले आप करेंगे कि उसमें आप लोग देखेंगे किस तरीके से जो है पेशेंट के सेंसेस काम कर रहे हैं, यानी कोई स्टिमुलस आ जाती है तो किस तरीके से पेशेंट के जो सेंसेस है ये वो मैसेज लेके ब्रेन तक चले जाते हैं और फिर कितने मुद्दत में कितना टाइम लगता है कि वो ब्रेन से रिस्पॉन्स जो है वो आ जाती है और ये बंदा जो है उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे देता है, यानी ब्रेन से मैसेज आ जाती है इफेक्टर्स को और कितने मुद्दत में किस तरीके से रिस्पॉन्स जो है वो शो होती है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे। तो आपने ये 5 चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले मेंटल स्टेटस, उसके बाद क्रेनियल नर्व्स, उसके बाद रिफ्लेक्स टेस्टिंग, उसके बाद मोटर सिस्टम और फिर सेंसरी सिस्टम। इन सब की हम असेसमेंट करते हैं अगर हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की सिस्टम की असेसमेंट पे आ गए तो। A simple means of gathering a great deal of information about the patient neurological system is to observe the patient walking, talking, seeing and hearing.
क्या कहता है कि सिंपल मतलब ये है, इसका जो सिंपल मीनिंग जो है वो ये है कि आप ग्रेट डील कर सकते हो, ग्रेट यानी ज़्यादा मकदार में आप इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। किस तरीके से अगर आप पेशेंट के वॉकिंग को ऑब्जर्व करते हो कि किस तरीके से पेशेंट वॉक कर रहा है, किस तरीके से पेशेंट बोल रहा है, कैसे वो चीज़ों को देख रहा है और उसकी जो हियरिंग है वो कैसी है, अगर आप ये 4 चीज़ें ही सही तरीके से देख लेते हो तो इससे आपको मोटर, सेंसरी, रिफ्लेक्स सेक्शन और उसके क्रेनियल सप्लाई और क्रेनियल नर्व सप्लाई और मेंटल स्टेटस का इन्हीं 4 चीज़ों को देखने से आपको ग्रेट जो है मकदार में यानी ज़्यादा मकदार में बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड। वाचिंग द पेशेंट इंटरिंग द रूम इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन गिविंग द एग्जामिनर इंफॉर्मेशन। तो ये जो एग्जामिनर पेशेंट की रूम में एंट्री होते वक्त उसको देखता है, तो जो पेशेंट की रूम में एंट्री होने का अंदाज़ है कि किस तरीके से वो रूम में इंटर होता है, तो उसको देख के ही ये जो एग्जामिनर है इसको काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड मिल जाते हैं। एज द पेशेंट इंटर द रूम चेक द फॉलोइंग। अगर पेशेंट जो है वो रूम के अंदर आ गया तो पेशेंट के रूम के अंदर आने के बाद इन चीज़ों को चेक करना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? पोस्चर एंड मोटर बिहेवियर। पेशेंट के पोस्चर को देखना है कि उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो पोस्चर मीन्स कि उसकी जो अदा है, मीन्स कि उसकी जो उसकी हरकतें हैं वो किस तरह है। एंड मोटर बिहेवियर मीन्स के इसमें सिटिंग आती है कि वो बैठता है तो कैसे बैठता है, उठता है तो कैसे उठता है, वो चलता है तो कैसे चल के अंदर आया। अगर उससे कोई काम करने को कहो, फॉर एग्जांपल कोई पेन आप उससे कहो पेन उठाने को या पेन को फेंकने को या बॉल फेंकने को, तो वो किस तरीके से फेंकता है, ये सब चीज़ें उसके मोटर बिहेवियर में आती है। यानी मोटर बिहेवियर में एक छोटे जो इनवॉलेंट्री ट्विच होते हैं कि मसल्स में इनवॉलेंट्री ट्विच आते हैं, उससे लेके कोई गोल डायरेक्टेड एक्शंस जो है ये सब जितने भी है सब मोटर बिहेवियर में आते हैं एक पर्सन के। तो हम मोटर बिहेवियर को देखते हैं। इसके बाद पेशेंट के ड्रेसिंग को हम देखते हैं कि पेशेंट की ड्रेसिंग कैसी है। ड्रेसिंग का एक नॉर्मल पर्सन के लिए उसके कल्चर से रिलेटेड होना और वेदर से रिलेटेड होना ये जो है ये नॉर्मल होता है कि मीन्स अगर गर्मी है तो हल्के से कपड़े पहने होंगे और वो जिस कल्चर का है, पंजाबी है तो उसके सकाफत के हिसाब से कपड़े पहना होगा, और अगर पठान है तो उस हिसाब से पहना होगा, जो भी है उसके कल्चर से रिलेटेड और वेदर से रिलेटेड, यानी वेदर अप्रोप्रिएट और कल्चर अप्रोप्रिएट कपड़े उसने पहने होंगे अगर नॉर्मल बंदा है। तो इसलिए हम ड्रेस को देखते हैं। ग्रूमिंग को देखते हैं। ग्रूमिंग मीन्स कि उसकी जो फिजिकल लुक होती है, उसकी जो अपीयरेंस होती है, इसको हम ग्रूमिंग कहते हैं कि उसने खुद को तैयार कैसे किया हुआ है, उसकी अपीयरेंस कैसे नज़र आ रही है और उसकी पर्सनल हाइजीन कैसी है, यानी सफाई सुथराई कैसी है। क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, यानी मेंटली जो भी हो कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होती न्यूरोलॉजिकल, तो वो बिल्कुल जो है साफ, क्योंकि इंसान साफ सुथरा एक नॉर्मल इंसान जो है सफाई को पसंद करता है, तो इसलिए वो साफ रहता है। अगर वो बिल्कुल गंदा है, उसके कपड़े सारे गंदे हैं, उसके बाल जो है वो बिखरे हुए से है, उसने बाल भी नहीं कंघी किए, तो इस तरह का पेशेंट आपके सामने आ गया तो आप उसको देख के ही समझ जाते हो कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसने अपना ये हुलिया बनाया हुआ है। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप पेशेंट से बात करते हैं तो उन बातों से रिलेटेड उसके फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए। मतलब कि आप एक सीरियस बात कर रहे हो, पेशेंट आपके सामने हंस रहा है, कहकहे मार रहा है, ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रहा है, या फिर आप जो है कोई मजाक करते हो, कोई जो है जोक वाली बात करते हो और आप हंस रहे हो और पेशेंट जो है आपके सामने रो पड़ता है, ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन वो शो करता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन इसलिए देखते हैं कि नॉर्मल बंदा जो है उसकी फेशियल एक्सप्रेशन बातों से रिलेटेड होती है। मीन्स के जिस किस्म की बात हो रही हो, खुशी की बात हो रही हो तो वो खुशी की फेशियल एक्सप्रेशन उसके फेस पे होते हैं, और अगर कोई सीरियस बात हो रही हो तो सीरियस फेशियल एक्सप्रेशन उसके फेस पे होता है। ये देखते हैं। इसके बाद मैनर, मूड, उसकी मैनर के वो किस तरीके से पेश आ रहा है, मूड कैसी है, रो रहा है, गुस्से में है या बहुत हंस रहा है या खुश है या फिर नॉर्मल है। इन रिलेशन टू पर्सन्स एंड थिंग्स अराउंड हिम,
इसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके साथ उसकी रिलेशन कैसी है, इसका भी देखना है। क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी रिलेशन जो है सोशल इंटरेक्शन उनकी होती है, वो जो है सोशल लोगों को पसंद करते हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो तन्हा पसंद नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे तन्हाई पसंद है, मुझे लोगों के सामने भीड़ में जाना वगैरह ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो एक नॉर्मल लोग होते हैं। ये जो एक नॉर्मल बंदा होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, न्यूरोलॉजिकली नॉर्मल पर्सन, तो वो तन्हाई पसंद कभी नहीं होगा। वो जो है सोशलाइजेशन पसंद करेगा, यानी लोगों से मिलना जुलना, उनकी लोगों के पास बैठना, बातें करना, ये सब कुछ जो है एक नॉर्मल शख्स जो है उसको ये सब पसंद होगी, वो इससे नफ़रत नहीं करेगा। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि इंटरेक्शंस में ये भी है कि जो पर्सन के साथ रिलेशन है कि वो ट्रस्टफुल बंदा है, किसी पे ट्रस्ट करता है या वो मिसट्रस्ट करता है, किसी पे भी भरोसा नहीं करता, आइसोलेशन को पसंद करता है या गैदरिंग को पसंद करता है। तो नॉर्मल पीपल जितने भी होते हैं वो सोशलाइज्ड लाइफ जो है वो गुजारना अच्छा उनको लगता है, सोशलाइज्ड लाइफ गुजारते हैं। स्पीच को देखते हैं हम कि पेशेंट स्पीच कर रहा है तो किस अंदाज से स्पीच कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल रहा है या जो है म्यूट है, बोल ही नहीं रहा, बस इशारे कर रहा है, तो ये चीज़ें देखते हैं। हेल्थ हिस्ट्री, फिर हम पेशेंट से हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, यानी उसके जनरल हेल्थ के बारे में हिस्ट्री लेते हैं। कॉमन चीफ कंप्लेंट्स, कुछ कॉमन चीफ कंप्लेंट्स है जो अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो किसी भी साइड से, यानी कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो ये जो कॉमन कंप्लेंट्स है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? हेडेक होता है, हेडेक का हम पेशेंट से पूछेंगे कि हेडेक तो नहीं होता। अगर उसको हेडेक होती है तो हम जो है कुछ हद तक सोच सकते हैं कि शायद कोई जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। हम पूछेंगे सीजर्स तो नहीं होते, सीजर्स मीन्स जो फिट्स आते हैं, जो झटके आते हैं। अगर कोई समथिंग रॉन्ग है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड तो फिर जो है फिट्स आते हैं उस टाइम। सिंकोप का पूछेंगे, सिंकोप का मतलब है कि फ्यू मोमेंट्स के लिए जब कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, यानी फ्यू मोमेंट्स के लिए बंदा बेहोश हो जाता है सडनली, तो इसको हम कहते हैं सिंकोप। तो बाज़ ऐसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से बंदा जो है सडनली बार बार बेहोश होते हैं लोग, तो इसका हम पूछते हैं। पेन का पूछते हैं कि बॉडी के किसी एरिया पे पेन तो नहीं है। डिस्टर्बेंस इन गेट, कोई जो है मूवमेंट या अपीयरेंस में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है, इसका पूछते हैं। विजुअल चेंजेस के, विजुअल चेंजेस तो कोई नहीं है। अगर विजुअल चेंजेस है तो हम समझ जाते हैं कि शायद ऑप्टिक नर्व जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से विजुअल चेंजेस हैं। वर्टिगो का पूछते हैं। वर्टिगो जो है ये वर्टिगो चक्कर आने को कहते हैं कि बंदे को जो है चक्कर आती है। ये क्यों आती है? अगर इक्विलिब्रियम के साथ कोई प्रॉब्लम है इक्विलिब्रियम के साथ, तो फिर जो है वर्टिगो होती है। इक्विलिब्रियम के साथ कब प्रॉब्लम होगी? अगर वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व में कोई प्रॉब्लम होगी तो बैलेंस मेंटेन नहीं होगी, बैलेंस मेंटेन नहीं होगी तो मीन्स के वर्टिगो होगी, बंदे को चक्कर आएंगे। मेमोरी डिसऑर्डर्स का पूछते हैं कि कोई मेंटल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, यानी कोई मेंटल डिसऑर्डर इससे पहले कभी डायग्नोज तो नहीं हो चुका। डिफ़िकल्टी विद स्वालविंग आर स्पीच, फिर हम पूछते हैं कि स्पीच करने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं पेश आती या फिर स्वालो करने में कोई डिफ़िकल्टी पेश तो नहीं आती। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये हम पूछते हैं। अगर स्वालविंग में कोई मसला आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि जिस नर्व के थ्रू एजोफेगस को सप्लाई आ रही है शायद उसमें कुछ मसला हो। या स्पीच का हम देखते हैं कि स्पीच में कोई मसला है तो जो स्पीच सेंटर है ब्रेन में शायद उसमें कोई मसला हो कि स्पीच में इसको जो है डिफ़िकल्टी पेश आ रही है। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, हम पास्ट हेल्थ हिस्ट्री भी लेते हैं कि पास्ट में कोई माजी में कोई जो है ऐसी हेल्थ से रिलेटेड कोई मसला, कोई प्रॉब्लम जो है वो तो नहीं हुई थी। इन चीज़ों का हम पूछते हैं। इसमें हम जनरल मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में हम न्यूरोलॉजिकल स्पेसिफिक चीज़ें भी पूछते हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड यानी हेडेक्स वगैरह जो कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इन चीज़ों का पूछते हैं। या और इसके अलावा हम नॉन न्यूरोलॉजिकल भी पूछते हैं। नॉन न्यूरोलॉजिकल मीन्स के बॉडी के दूसरे जो सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम्स के अलावा जो सिस्टम्स हैं, उनके बारे में भी हम पूछते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में कोई मसला तो नहीं है, यूरिन की रिटेंशन या यूरिन जो है उसकी इनकॉन्टिनेंस तो नहीं हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक चीज़ें हम पूछते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें। वो स्पेसिफिक चीज़ें क्या होगी? हम पूछेंगे कि स्पेसिफिकली पेशेंट से पूछेंगे कि कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, सर्जिकल प्रोसीजर तो नहीं हुआ अभी तक, कोई मेडिकेशन यूज़ तो नहीं कर रहे हो। मेडिकेशंस में जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, कोई नारकोटिक्स जो जिनमें सेडेशन होता है वो ड्रग्स, या फिर एंटी एंजाइटी को लाइसिस करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं वो, या फिर सीजर के फिट्स के खिलाफ जो मेडिकेशंस होती है वो।
उनका हम पूछेंगे कि ऐसे कोई ड्रग्स तो यूज़ नहीं कर रहे हो। इंजरीज़ और एक्सीडेंट का पूछेंगे कि कभी इंजरी तो नहीं हुआ था, कभी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुई थी। ये सब हम पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में पूछते हैं। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, इसके बाद हम फैमिली हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि इसकी कोई हेरिडिटरी में मसला तो नहीं है, कोई इसकी जो है कंजेनिटल डिफेक्ट्स तो नहीं है, बर्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं है इसमें। फिर हम उसमें कंजेनिटल डिफेक्ट्स पूछते हैं कि आपको बाय बर्थ जो है कोई मसले तो नहीं थे, बाय बर्थ जो है आपको कोई फिट्स वगैरह तो नहीं आते थे, कोई हेडेक, कोई सेंकोप वगैरह। तो ये चीज़ें हम पूछते हैं। हेडेक्स पूछते हैं कि फैमिली में किसी को हेडेक होगा, यानी पहले आपके फैमिली में कहते हैं ना कि आदती सर दर्द, तो इस तरह कुछ है फैमिली में, ये पूछते हैं। अल्ज़ीमर्स डिजीज़ का पूछते हैं कि फैमिली में किसी को अल्ज़ीमर डिजीज़ तो नहीं हुआ था, जिसे हम सेनाइल डिमेंशिया भी कहते हैं। ये जो अल्ज़ीमर्स डिजीज़ है स्टूडेंट्स, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें मेमोरी जो है वो स्लोली डिस्ट्रॉय होती है। यानी ये जो थिंकिंग स्किल्स होते हैं हमारे, जो एबिलिटी होती है मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क करने की, इसमें जो है स्लोली ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस हद तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि एंड में बंदा जो है वो जो सिंपल टास्क है जैसा कि खाना खाना, पानी पीना, ये सब चीज़ें भी वो सही तरीके से नहीं कर सकता। इस कंडीशन तक ये पहुंच जाती है। अल्ज़ीमर डिजीज़ की जो काजेज़ है उसमें एज, एनवायरमेंटल और जेनेटिक्स तीनों जो है इनकी कंट्रीब्यूशन है। एज के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो है अबाउ 70 ईयर्स जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर कॉमन होती है। और जेनेटिक अगर प्रॉब्लम किसी में हो तो उनमें होती है। और इन्वायरमेंटल भी कुछ ऐसी नॉर्मेलिटीज़ वगैरह जिनकी वजह से अल्ज़ीमर डिजीज़ हो जाती है। लेकिन इसकी जो मेजर काज है वो ये तसव्वुर की जाती है, ये मानी जाती है कि ब्रेन के अंदर जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो है वो बिल्डअप हो जाते हैं। जब एबनॉर्मल प्रोटीन्स ब्रेन के सेल्स के इर्द गिर्द बिल्डअप हो जाते हैं तो ब्रेन में जो मेमोरी जो है और जो थिंकिंग एबिलिटीज़ वगैरह है ये स्लोली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी ब्रेन सेल्स जो है अपने फंक्शन सही से कर नहीं पाते हैं। तो हम इसका पूछते हैं कि कोई अल्ज़ीमर्स डिजीज़ का मसला तो नहीं है, या फैमिली में किसी को अल्ज़ीमर डिजीज़ तो नहीं थी, इसका पूछते हैं। इसको सेनाइल डिमेंशिया भी जनरली कहा जाता है। डिमेंशिया का मतलब ये है, डिमेंशिया को अगर हम देखें तो डिमेंशिया एक ऐसी लफ्ज़ है जो कि मेंटल एबिलिटी में जब डिक्लाइन आ जाती है, जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है उसमें किसी किस्म की भी डिक्लाइन आ गई तो इसको हम कहते हैं कि ये डिमेंशिया है। और अल्ज़ीमर्स डिजीज़ जो है ये इस डिमेंशिया की जो सेनाइल डिमेंशिया है, सेनाइल डिमेंशिया मींस के एज के साथ साथ जो याददाश्त जो है वो खो जाते हैं, यानी ब्रेन की एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है एज के साथ साथ, इसको हम सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं। और सेनाइल डिमेंशिया की एक मेजर काज जो है वो अल्ज़ीमर डिजीज़ है। जिन लोगों को अल्ज़ीमर डिजीज़ होता है तो वो एज के साथ साथ एज जितनी बढ़ती जाती है उतना उनकी एबिलिटी जो है ब्रेन की वो लॉस होती जाती है। सोशल हिस्ट्री, इसके अलावा हम सोशल हिस्ट्री लेंगे। सोशल हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि कोई अल्कोहल इंटेक तो नहीं करते हो, कोई ड्रग एब्यूज़ तो नहीं करते हो, टोबैको यूज़ तो नहीं करते हो, इन चीज़ों का पूछेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होते हैं, क्योंकि बंदा इन पे डिपेंडेंट हो जाता है, मेंटली इन चीज़ों पे वो डिपेंडेंट हो जाता है। फिर इनके बगैर वो अपने फंक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, इनके बगैर फिर उनका ब्रेन जो है वो काम भी नहीं करता। सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में पूछेंगे। इसके अलावा ट्रैवलिंग हिस्ट्री, यानी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। ट्रैवलिंग हिस्ट्री इसलिए पूछेंगे कि जो यही रिलेशनशिप की बात है कि गैदरिंग और सोशलाइजेशन को पसंद करना, तो नॉर्मल लोग जो होते हैं वो ट्रैवलिंग जो है उस ट्रैवलिंग लवर होते हैं, किसी कहीं जगह ट्रैवल करने को वो पसंद करते हैं, तो सोशली यानी सोशल रहने को वो पसंद करते हैं। और जिनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है तो वो आइसोलेशंस को तरजीह देती है। इसलिए हम ट्रैवलिंग हिस्ट्री लेंगे कि ट्रैवल किया था या कोई पहले किसी जगह गए हो। या फिर इसका एक और ट्रिक ये भी है कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें इस तरह जो है ये जो ड्रग एब्यूज़ वगैरह बहुत कॉमन होती है, तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि तुम आपने कहीं काम किया है, तो कहीं जगह ट्रैवल किया था, तो वो अगर वो जगह बता देता है तो हमें जो है अंदाज़ा हम लगा सकते हैं इससे कि शायद उस जगह की वजह से, उस जगह की रीति रिवाज की वजह से इसने ड्रग एब्यूज़ स्टार्ट किया होगा और इसकी वजह से इसको कोई प्रॉब्लम अराइज होगी।
ये चीज़ भी है। इसके अलावा वर्क इन होम इन्वायरमेंट, उसके वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, होम इन्वायरमेंट कैसा है, कोई होम इन्वायरमेंट में कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से उसको जो है प्रॉब्लम आ रही है, वो स्ट्रेस ले रहा है उस पर, या फिर उसके वर्क एरिया जो है वो कैसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन चीज़ों का पूछेंगे। हॉबीज़ का पूछेंगे कि आदतें कैसी है, और लेजर एक्टिविटीज़ का पूछेंगे कि उसका जो जो फ्री टाइम होता है तो उसमें वो क्या एक्टिविटीज़ करता है। इनसे भी हम मेंटल स्टेटस का जो है एक हद तक इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस का पूछेंगे कि स्ट्रेस अगर आती है तो किस चीज़ से आती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगती है, और जब स्ट्रेस आती है तो उसकी मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से करता है, ये चीज़ें हम पूछेंगे। हेल्थ मेंटेनेंस एक्टिविटी, इसके बाद हम हेल्थ मेंटेनेंस एक्टिविटी के बारे में पूछेंगे कि स्लीप कैसी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो स्लीप होता है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एक बंदे के मेंटल लाइफ के लिए। यानी एक बंदे की जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इसके लिए स्लीप जो है वो ऐसा समझे कि स्लीप की इंपॉर्टेंस ऐसी है जैसे कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, इसी तरीके से ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम जो है, इसको अपने काम सही तरीके से करने के लिए स्लीप चाहिए होती है। एटलीस्ट 5 घंटे की स्लीप जो है, रात की जो स्लीप होती है, रात की 5 घंटे की जो स्लीप होती है नाइट टाइम में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके जो अर्ली टाइम की, यानी जो 10 बजे से लेके 2 बजे तक की ये जो नींद होती है, इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो लोग 10 बजे से लेके 2 बजे तक की नींद सही तरीके से पूरे करते हैं तो उनको कोई मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होती, बनस्बत उन लोगों के जो कि रात के 1 बजे तक जागते रहते हैं और फिर 1 बजे सोते हैं और सुबह जो है वो फिर 10 बजे या 12 बजे उठते हैं। तो उन लोगों को अक्सर जो है ये रिसर्चेस भी कहते हैं, बहुत सारे रिसर्च ऐसे है कि जिनमें बताया गया है कि ये लोग जिनकी स्लीप की जो रूटीन है वो सही नहीं होती तो फिर उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा हम डाइट का पूछेंगे कि डाइट कैसी है। डाइट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सही टाइम पे ब्रेन को जिस टाइम पे उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो सही डाइट अगर बंदा यूज़ करता है, रूटीन डाइट उसकी होती है, तो फिर ब्रेन को सही टाइम पे एनर्जी मिल जाती है और ब्रेन फ्रेश रहती है। इसके अलावा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज का आप लोगों को पता है कि इस एक्सरसाइज के हमारे पूरे 11 बॉडी सिस्टम्स जितने भी है, इन सब के लिए बेनिफिट्स है, इन सब के लिए पॉजिटिव जो है वो इफ़ेक्ट इसके होते हैं एक्सरसाइज के। तो नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे इसके फ़ायदे होते हैं। तो एक्सरसाइज का पूछेंगे। इसके अलावा यूज़ ऑफ सेफ्टी डिवाइस के, कुछ सेफ्टी डिवाइस जो है अपने लिए उनके यूज़ करने का तरीका आता है या नहीं पेशेंट को। इसके अलावा हेल्थ चेकअप्स, वो अपने हेल्थ चेकअप्स करवाता है या नहीं। सेफ्टी डिवाइस में मुख्तलिफ चीज़ें आती है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आप ट्रेवल कर रहे हो तो ट्रेवल करते वक्त आप बेल्ट बांध लेते हो गाड़ी का, तो वो भी एक सेफ्टी है आपके लिए, और हेलमेट पहनते हो बाइक चलाते वक्त, तो ये जितने भी चीज़ें हैं तो ये सेफ्टी डिवाइस है। और फिर अगर हम हॉस्पिटल में आते हैं तो वहाँ पे ऐसी अपने से पर्सनल सेफ्टी के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करने का तरीका, ये हम पूछते हैं कि ये सेफ्टी डिवाइस अपने लिए यूज़ करते हो या नहीं। इसके अलावा हेल्थ चेकअप्स के बारे में पूछते हैं कि हेल्थ चेकअप्स जो है वो तो 3 महीने या 5 महीने बाद ज़रूर अपने हेल्थ जो है वो चेकअप करने चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर बाद तो, यानी हर साल तो अपने सारे टेस्ट वगैरह जो है वो करवाने चाहिए। तो इन सब का भी हम पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा द फिज़िकल एग्जामिनेशन, यानी अब हम ऑब्जेक्टिव डेटा जब लेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन जब स्टार्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे। तो लिखा है प्रिपरेशन, हम क्या चीज़ें तैयार करेंगे। स्क्रीनिंग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए स्क्रीनिंग स्टार्ट कर लेंगे। हम जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। न्यूरोलॉजिकल रीचेक डिमोनिस्ट्रेट डिफिसिट हु रिक्वायर पीरियोडिक असेसमेंट, यानी न्यूरोलॉजिकल रीचेक जो है अगर जो है कोई डिमोनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहा, डिमोनिस्ट्रेटिव डिफिसिट है, डिमोनिस्ट्रेशन करने में कमज़ोरी है, तो फिर जो है क्या होगा कि डिमोनिस्ट्रेटिव डिफिसिट हु रिक्वायर पीरियोडिक असेसमेंट, यानी उन लोगों में कि जिनको पीरियोडिक असेसमेंट की ज़रूरत होती है, बार बार जो है हम कुछ वक्त बाद उनकी असेसमेंट करते हैं, यानी हम उनकी न्यूरोलॉजिकल रीचेक करते हैं, बार बार उसके नर्वस सिस्टम को देखते हैं कि ये जो है प्रोग्रेस कर रही है या फिर जो है ट्रीटमेंट अगर हमने उसको दिया है तो वो प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। तो इन चीज़ों का हम देखते हैं। तो उस टाइम जो है डिमोनिस्ट्रेटिव डिफिसिट को देखते हैं कि वो लोग जो है डिमोनिस्ट्रेट नहीं कर पाते, यानी वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते अगर उनके नर्वस सिस्टम में कोई
प्रॉब्लम है तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर पाते किसी चीज़ की। कोई चीज़ हम उन्हें बताते हैं, करके दिखाते हैं और उनसे फिर पूछते हैं कि ये करो, तो वो आगे से हमें सही रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाते। तो फिर हम ये पता लगा लेते हैं इससे कि इसको शायद कोई मोटर सिस्टम जो है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है। इसके अलावा हमें कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो चाहिए होती है। पेन लाइट हमें चाहिए होती है कि हम पेन लाइट के थ्रू चेकिंग करें, अगर हम जो है ट्रेकिया में देख रहे हैं या हम थ्रोट के अंदर किसी भी चीज़ की असेस कर रहे हैं, तो उस टाइम फॉर एग्जांपल अगर कोई एजोफेगस में मसला है, स्वाल्विंग प्रॉब्लम है, तो हम पेन लाइट के थ्रू देखेंगे। टंग ब्लेड के थ्रू हम टंग को जो है कंप्रेस करेंगे और देखेंगे। कॉटन स्वाब होनी चाहिए, कॉटन बाल होने चाहिए, ये काम आ सकते हैं। इसके अलावा ट्यूनिंग फोर्क जो है 128 हॉर्स और 256 हॉर्स का ट्यूनिंग फोर्क जो है वो हमें चाहिए होता है। ट्यूनिंग फोर्क का क्या काम होता है कि ये जो हियरिंग टेस्ट होती है उसके लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के वाइब्रेटरी जो सेंसेशन होती है उनको एसेस करने के लिए ट्यूनिंग फोर्क जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। परकशन हमें होना चाहिए जिसके थ्रू हम परकशन करते हैं। ये इक्विपमेंट्स है, कॉटन स्वाब्स है, कॉटन बाल्स है, ट्यूनिंग फोर्क है, पेन लाइट है। अच्छा स्टूडेंट, असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस। अब हम मेंटल स्टेटस की असेसमेंट किस तरीके से करेंगे? एसेस फिजिकल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। मेंटल स्टेटस को असेस करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पेशेंट के फिजिकल अपीयरेंस और उसके बिहेवियर को देखेंगे कि फिजिकली पेशेंट जो है वो किस तरीके से अपीयर हो रहा है और उसकी बिहेवियर कैसी है, उसके पोस्चर कैसे है और उसके मूवमेंट कैसी है, यानी उसकी अदा जो वो पोस्चर पे आपके सामने उसका जो अंदाज़ है वो कैसा है और मूवमेंट उसकी कैसी है। यानी एबिलिटी टू वेट पेशेंटली, यानी पेशेंटली मीन्स कि वो सब्र के साथ वेट कर सकता हो, यानी उससे पेशेंट से कहो कि कुछ देर वेट करो तो वो सब्र के साथ, वो बेताब नहीं हो रहा हो, सही तरीके से आराम के साथ वो सब्र कर रहा है, वेट कर रहा है, तो ये एबिलिटी है या नहीं है उसमें। क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें सब्र से इंतज़ार करने की सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन जिनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो बेचैन हो जाते हैं, उनको सुकून नहीं होता। पोस्चर इज स्लम्प्ड, रिलैक्स्ड और स्टिफ। उसका जो अंदाज़ है, फॉर एग्जांपल खड़ा हुआ है तो खड़ा होने का अंदाज़ जो है वो स्लम्प्ड है। स्लम्प्ड मीन्स के झुका हुआ है या फिर जो है सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ पे पेन लाने की कोशिश कर रही हूँ तो इस तरह, तो ये जो पोजीशन है फर्स्ट नंबर वाला, ये स्लम्प्ड पोजीशन है। यहाँ पे पेशेंट जो है उसका बिल्कुल वो नीचे की तरफ उसका सर जो है वो झुका हुआ है, तो इसको कहते हैं स्लम्प्ड पोस्चर। और जो ये सेकंड नंबर पे है ये स्टिफ वाला है कि ये बिल्कुल देखे ये बिल्कुल सख्त हुआ है, स्टिफ होके खड़ा है, मीन्स कि ये अनबेंडेबल है, उसको देख के पता चल रहा है चेस्ट इस तरह निकला हुआ है और पीछे से भी इस तरह जो है वो आगे की तरफ, तो ये स्टिफ है। ये भी अब नॉर्मल है, ये भी अब नॉर्मल है, दोनों अब नॉर्मल है। और जो ये फर्स्ट वन है ये रिलैक्स्ड पोजीशन है। अब यहाँ पे ये जो पेशेंट है ये जो बंदा है ये नॉर्मल है और ये दोनों जो है इनमें एबनॉर्मेलिटी है इनके पोस्चर्स में। पेशेंट मूवमेंट, हम मूवमेंट को देखेंगे कि पेशेंट वॉक कर रहा है तो किस तरीके से वॉक कर रहा है, वो जो है अपने पैरों को किस तरीके से, यानी उसका एक लेग सामने फिर दूसरा। तो जब हम चलते हैं नॉर्मली, हम ये सोचते नहीं है लेकिन जब हम नॉर्मली चलते हैं तो जब हम लेफ़्ट लेग आगे रखते हैं तो राइट जो हमारा राइट हैंड होता है, राइट आर्म होता है, वो उसके साथ आगे चला जाता है। फिर जब हम राइट जो लेग है वो आगे रखते हैं तो हमारा जो लेफ़्ट होता है, आर्म होता है, वो जो है उसके साथ आगे चला जाता है और राइट पीछे चला जाता है। तो इस तरीके से हम चलते हैं, ये नॉर्मल चलने का अंदाज़ होता है। तो हम पेशेंट से चलने को कहेंगे, मूवमेंट करने को कहेंगे। अगर पेशेंट इसी तरीके से चल रहा है तो फिर जो है वो नॉर्मल है। इसके अलावा पेशेंट्स गेट को देखेंगे, उसकी अपीयरेंस को, कि अपीयरेंस पेशेंट की कैसी है। ड्रेस, ग्रूमिंग, पर्सनल हाइजीन। ड्रेस को देखेंगे, वही बात है कि ड्रेस जो है वो उसकी कल्चर के हिसाब से और वेदर के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ग्रूमिंग, उसने अपने आप को किस तरीके से तैयार किया हुआ है। पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ़ रखता है या नहीं, यानी क्लीनलीनेस, उसकी सफाई कैसी है, किस कंडीशन में है, उसकी एज अप्रोप्रिएटनेस है या नहीं। एज अप्रोप्रिएटनेस का मतलब ये है कि यानी एक बच्चा है जिसका एज जो है वो 10 ईयर्स है और उसके दाढ़ी निकल आए है, तो ये एज अप्रोप्रिएटनेस नहीं है उसके लिए, मीन्स कि उसके जो है प्यूबर्टी से पहले ही दाढ़ी निकल आई है, तो ये एज अप्रोप्रिएटनेस नहीं है। या फिर जो है
या एक बंदा है जो कि बहुत बड़ा हुआ है, यानी उसके 25 ईयर्स है और उसकी दाढ़ी भी नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि ये भी एज अप्रोप्रिएटनेस नहीं है, क्योंकि अभी जो है प्यूबर्टी के बाद तो इसकी दाढ़ी जो है वो तो निकल आनी थी। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों को हम देखते हैं एज अप्रोप्रिएटनेस, इन चीज़ों को कहते हैं कि उसके एज के हिसाब से उसके जो उस पर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सही है या नहीं। वेदर अप्रोप्रिएटनेस, अब वो वेदर के हिसाब से अपने आप को ग्रूम करता है या नहीं, यानी अपने आप को तैयार किया हुआ है तो वेदर के हिसाब से, यानी एक बंदा अगर गर्मी के मौसम में जुलाई का महीना है और बंदा जो है उसने कोट पहना हुआ है बड़ा सा, या लड़की है तो बड़ी सी चादर उसने ओढ़ी हुई है गर्म वाली, तो फिर वो जो है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि गर्मी में जो है हल्के कपड़े पहने जाते हैं वेदर के हिसाब से, और सर्दियों में गर्म कपड़े। तो इन चीज़ों को भी हमने नोट करनी है। इन पर्सनल ग्रूमिंग यू विल वॉच फॉर, उसकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है उसमें आप देखेंगे एडिक्वेसी को। एडिक्वेसी मीन्स कि उसके जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसके लिए एडिक्वेट है या नहीं। मीन्स कि अगर पेशेंट ने शर्ट पहना हुआ है तो शर्ट के साथ अप्रोप्रिएट जो है वो हमेशा, अगर पैंट पहने तो फिर हम कहेंगे कि इसने एडिक्वेट ड्रेस पहना हुआ है। अगर ऊपर से उसने शर्ट पहना है, नीचे से उसने शलवार पहनी है, तो वो कितना बुरा लगता है उसके साथ, तो ये जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके लिए एडिक्वेट नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा ऑर्डर को देखते हैं कि उसके वो अपने आप को किस तरीके से साफ़ रखा हुआ है, तैयार किस तरह किया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसने हैवी परफ्यूम वगैरह तो नहीं लगाए हुए, तो ये भी अबनॉर्मेलिटी है। जिन लोगों की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है किसी का सोचते भी नहीं है और बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स वगैरह ये चीज़ें लगा लेते हैं, तो ये भी गलत होती है। और ये भी कि कोई अपने आप को जो है बिल्कुल साफ़ नहीं रखता और बिल्कुल जो है वो बदबू उससे आ रही है, मीन्स के स्वीटिंग की बदबू या जो भी, तो ये चीज़ें भी जो है हमने चेक करनी होती है। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस देखने हैं अप्रोप्रिएटनेस के। आप हंस रहे हो, यानी आपने कोई जोक वाला, कोई मजाक वाली बात की है पेशेंट से और पेशेंट आपके सामने रो रहा है, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आप नॉर्मली किसी जोक्स आप कर लेते हो पेशेंट के साथ, तो वो भी थोड़ा स्माइल पास करे तो वो जो है अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा अगर आप जो है बिल्कुल सीरियस बात कर रहे हो और पेशेंट आपके सामने जो है वो कह लगा के हंस रहा है, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस तरीके से हम बातों के साथ जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उनको देखते हैं कि जो बात हो रही हो फेशियल एक्सप्रेशन भी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोगों में यही होती है कि जिस तरीके की बात हो रही है उसी तरीके की फेशियल एक्सप्रेशन उनकी होती है, यानी अप्रोप्रिएटनेस इसको कहते हैं। वेरिएशंस के इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है फेशियल एक्सप्रेशंस में। सिमेट्री तो उनकी ठीक है, यानी फेस के एक साइड में जो है और दूसरे साइड में कोई फ़र्क तो नहीं है, दोनों साइड में सिमेट्रिकल है या नहीं, ये भी देखते हैं। अब नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होंगी? पोस्चर एरेक्ट, के पेशेंट की जो अंदाज़ होगी खड़े होने की वो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। गेट स्मूथ, उसकी जो मूवमेंट होगी, उसकी जो अपीयरेंस होगी वो स्मूथ होगी। बॉडी मूवमेंट्स उसकी सिमेट्रिकल होगी, दोनों साइड से उसकी मूवमेंट ठीक होगी। क्लीन वेल ग्रूम्ड, साफ़ होगा, वो अच्छे से तैयार हुआ होगा, उसकी अपीयरेंस अच्छे से आ रही होगी। क्लोथिंग अप्रोप्रिएट फॉर एज एंड वेदर, अपने एज और वेदर के हिसाब से उसने क्लोथिंग भी सही अप्रोप्रिएट किया होगा। अब एज के हिसाब से क्लोथिंग का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं लेकिन बच्चों के जैसे कपड़े, बच्चों के जैसे बालों को बनाना, तो इस तरीके के काम करते हैं, तो वो भी नॉर्मल लोग नहीं होते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, छोटे उम्र में ही वो जो है बड़ों के जैसे अंदाज के हो जाते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनना, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये चीज़ देखते हैं। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट टू कन्वर्सेशन कंटेंट और सिमेट्रिकल, फेशियल एक्सप्रेशंस दोनों साइड से सिमेट्रिकल हो और जो है जो जिस तरीके से कन्वर्सेशन कंटेंट है उसी तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन हो, तो फिर वो नॉर्मल है। इफेक्ट अप्रोप्रिएट टू सिचुएशन एंड कल्चरल नॉर्म्स, जो कल्चरल नॉर्म्स है उसके जो कल्चर से रिलेटेड जो नॉर्म्स है, और इसके अलावा जो सिचुएशन है उसके साथ साथ उसके जो इफेक्ट्स है वो भी अप्रोप्रिएट हो, यानी जिस तरह सिचुएशन है वैसा तरह वो भी एक्ट कर रहा हो, जिस तरह उसके कल्चर है वैसे वो एक्ट कर रहा हो, तो ये चीज़ें जो है नॉर्मल होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इसी यूनिट को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे समझ नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।